हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर हम अपनी हिस्ट्री का लास्ट पोर्शन लेके चल रहे हैं। हमने हिस्ट्री में देखा था कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे आ गए थे। अब जो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जो नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, आज हम उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा ही है कि कल हमने प्याजे की थ्योरी पढ़ी थी और वाइगत्स्की की थ्योरी पढ़ी थी। तो उसमें एक जो मोटा मोटा आप देखोगे तो प्याजे ने किस पे ज़्यादा फोकस किया था, उन्होंने कॉग्निशन पे यानी कि जेनेटिक पे ज़्यादा फोकस किया था एक तरह से। ठीक है, और वाइगत्स्की ने इन्वायरमेंट पे यानी कि सोशल कल्चर पे ज़्यादा फोकस किया था। लेकिन इसके बाद आए ब्रूनर। ये काफ़ी बेहतर थ्योरी है ब्रूनर ने जो बोली है, क्योंकि इन्होंने किसी भी एक को ना बहुत ज़्यादा वेटेज से नहीं रखा है। इन्होंने दोनों को इक्वल प्रेफरेंस दी है, यानी कि इन्वायरमेंट को भी और जेनेटिक को भी। ठीक है, तो ब्रूनर की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। इनकी भी किसकी थ्योरी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। इन्होंने क्या बोला? स्ट्रक्चरल चेंज इन अ थॉट प्रोसेस। इन्होंने बोला जो भी हमारे सोचने की तरीका है, जो हमारा कॉग्निशन है, उसमें क्या आते हैं? कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज मतलब स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं कुछ। ठीक है, इसमें क्या है आपका स्ट्रक्चर में बदलाव कैसे आते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, एक बदलाव तो आपका इंटरनल के चलते आएगा, एक आएगा एक्सटर्नल के चलते। अब इंटरनल में क्या है? इंटरनल में जेनेटिक है, क्योंकि हमारे जो अंदर की जो बॉडी है, जो हमारे अंदर से ब्रेन है, ये सब चीज़ें कौन बना रही है? हमारी जीन्स बना रहे हैं, हमारे जेनेटिक बना रहे हैं। तो एक तो इंटरनल हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, दूसरा थॉट प्रोसेस में एक एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल क्या हो गया? जो इन्वायरमेंट से हम सीखते हैं। ये दोनों ही क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल चेंज इन द थॉट प्रोसेस। ठीक है, ये दोनों ही हमारे क्या करते हैं? थॉट प्रोसेस में बदलाव लाने का काम करते हैं। ठीक है, हम इसी से हमारा ब्रेन, अगर मान लो आप आईएएस आईपीएस के गांव में पैदा हुए हो। ठीक है, एक ऐसा गांव है जिसके हर घर से एक आईएएस आईपीएस है। अब अगर आप पहले ऐसे गाँव में पैदा हुए तो सोचो आपका कॉग्निशन तो कितना बेहतर होगा ना, क्योंकि इन्वायरमेंट आपको ऐसा मिला है, वहाँ पे पढ़ाई का तरीका वो है। स्टार्टिंग से ही बच्चों को इस तरीके से लेके चलता है कि आगे जाके वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स बने, ब्यूरोक्रेट्स बने। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका पहले से ही इन्वायरमेंट से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपके अंदर जीन्स भी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ आईएएस आईपीएस ही है हर घर में, हो सकता है आईक्यू जीन्स के थ्रू आता है, तो आईक्यू बहुत अच्छा हो आपका। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल आपके होते हैं। अब देखो, जैसे प्याजे ने बोला था कि इंटरनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जीन्स ही है, आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इन्वायरमेंट के साथ एक्सप्लोर करेगा और चीज़ों को सीख लेगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा फिर आपके जो कॉग्निशन में ये थे वाइगोत्स्की, उन्होंने बोला था कि नहीं, दिमाग, उन्होंने कहीं जीन्स की बात ही नहीं की, जेनेटिक की कहीं बात नहीं की, उन्होंने सारी बात किसी की थी? सोशो कल्चर की बात की थी। सोसाइटी और कल्चर से आप सीखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बैलेंस व्यू लेके चले हैं। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी देख रहे थे कि कोई ये बोलता है कि नेचर वर्सेज नर्चर, यानी कि आपकी प्रकृति, यानी कि आपका जेनेटिक आपको करता है। ठीक है, जेनेटिक आप पे इफेक्ट डालता है। दूसरा बोलता था कि नहीं, आपका क्या है, मेन जो डेवलपमेंट है वो कौन रोल प्ले करता है? इन्वायरमेंट उसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने बैलेंस व्यू दिया। ठीक है, इन्होंने बोला कि नहीं, जेनेटिक भी है और इन्वायरमेंट भी, यानी कि नेचर और नर्चर। ठीक है, दोनों ही क्या कर रहे हैं आपके, ये हमने पहली क्लास में देखा है, नेचर नर्चर। ठीक है, इसमें क्या है आपका, दोनों ही नेचर और नर्चर दोनों ही क्या कर रहे हैं? आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया जेनेटिक हो गया आपका, यानी कि नेचर। ठीक है, वो आपको बना रहा है, यानी कि बेबी क्या है? एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव मतलब उसे जो सीखना होगा वही सीखेगा, वो इन्वायरमेंट कुछ भी कहता रहे। ठीक है, और पैसिव में क्या आएगा आपका? पैसिव का मतलब क्या है? बच्चा जो है इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, जो भी इन्वायरमेंट बनाएगा वही बच्चा बन जाएगा, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? पैसिव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका? नेचर और नर्चर, यानी कि परवरिश। ठीक है, नेचर वर्सेज नर्चर में ये हो गया कि नेचर क्या था? आपकी प्रकृति बना रहा था, नर्चर आपकी परवरिश पे काम कर रहा था। प्रकृति किससे बन रही थी? जीन से बन रही थी, और आपकी जीन से बन रही थी, और जो आपका नर्चर है वो इन्वायरमेंट से हो रहा था, जो माहौल है उसमें आपकी परवरिश हो रही है। ठीक है, उससे पल बढ़ के आप उसके ऐसे बन रहे हो। ठीक है, जेनेटिक है आपका, जेनेटिक में आपको बच्चों को एज ए एक्टिव बताया गया था। एक्टिव तो बताया ना, एक्टिव बताया कि बच्चा ही खुद से डिसाइड करेगा उसे क्या सीखना है। और इन्वायरमेंट में पैसिव बताया था कि भैया इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा, इन्वायरमेंट बोलेगा कि आप जैसा इन्वायरमेंट होगा बच्चा वैसा ही बन जाएगा। तो बच्चे का अपना कुछ नहीं है, वो क्या है? पैसिव है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा स्ट्रक्चरल चेंज इन थॉट प्रोसेस। तो ये दोनों, यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू का एक बैलेंस व्यू है। इनका मानना क्या है कि दोनों ही क्या करते हैं? आपका स्ट्रक्चरल चेंज इन थॉट प्रोसेस में बदलाव लाते हैं। ठीक है, इनसे हम चीज़ें सीखते हैं, थॉट्स अपने, हमारे ब्रेन, सोच, आईक्यू, ये सब हमारी इन दोनों से ही इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग। इसमें थॉट प्रोसेस का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें रिमेंबरिंग आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलसेंस। ठीक है, एक तो चीज़ों को याद रखना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस में क्या है? एक तो चीज़ों को याद रखना, समस्याओं का समाधान करना, डिसीजन
बेहतर लेना, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए भी तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग को आपको यूज़ करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के डिसीजन लेने के लिए। कहाँ से, चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड तक, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा दिमाग का बनना, कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस का, ठीक है। इसके बाद हमारे 3 स्टेजेस हैं, इन्होंने 3 स्टेज दी थी। एक थी इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिम्बॉलिक स्टेज, ठीक है। इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिम्बॉलिक स्टेज। तो इनएक्टिव 3 मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है हमारे ये, जिसमें से पहला है, ये किसने दिए थे, ये हमारे दिए थे 3 मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे दिए थे, किसने, ब्रूनर ने, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट आपस में इंटरेक्ट करता है, फिर आप चीज़ों को प्रेजेंट करना सीखते हैं। मतलब आपका ब्रेन हो गया, आपके जीन्स हो गए, आपका इन्वायरमेंट हो गया, ये सब आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, चीज़ों को सीखोगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिल करके आपका डेवलपमेंट जो है उस पर फोकस करते हैं। अब इसमें इन्होंने 3 दिया था। सबसे पहली स्टेज जो इसके अंदर आती है वो आती है इनएक्टिव स्टेज, दूसरी है आपकी आइकॉनिक स्टेज और थर्ड है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमारे पास मेन क्या है, ये 3 आपकी स्टेजेस हैं। जो आपकी इनएक्टिव स्टेज होती है वो 0 to 1 ईयर की होती है, ठीक है। 0 to 1 ईयर, 0 मतलब बर्थ, ठीक है, 0 का मतलब है बर्थ, ठीक है। बर्थ से लेकर के 1 ईयर तक हमारी कौन सी स्टेज होगी, ये आपकी होगी इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये क्या होता है, जैसा हमने पियाजे की थ्योरी में भी देखा था, सेंसरी मोटर स्टेज में, कि बच्चे किससे सीख रहे थे, सब अपने सेंसेस से सीख रहे थे, ठीक है। सेंसेस और मोटर के साथ जो जो उनके रिएक्शंस कर रहे थे, कोई कुछ टच कर ले रहा था वो तो सीख जा रहा था कि भाई इससे हाथ को टच करके आप जल जाओगे, ठीक है। तो सेंसेस ने और आपका जो मोटर है, दोनों ने मिलकर के लर्निंग बनाई थी। तो ये वही स्टेज है आपकी, ठीक है। इनएक्टिव स्टेज है, बस वो उन्होंने बर्थ से लेकर 2 साल तक दी थी और इन्होंने 1 ईयर तक बोला है, ठीक है, इनएक्टिव स्टेज को। तो इनएक्टिव स्टेज में आप एक्टिव रहते हो, ठीक है। 0 to 1 ईयर में एक्शन बेस्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो आप अपने ब्रेन में, ठीक है, लर्निंग थ्रू एक्शन। मसल्स मेमोरी हम इसे बोलते हैं, जैसे शेकिंग ऑफ रेटल, मतलब झुंझुनों को बजा के आप सीख जाओगे कि इसको बजाने से आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये क्या है, आप चीज़ों को कर करके सीखते हो, एक्शन की बेस पे सीखते हो। आपने क्या किया, हाथ रखा किसी गर्म चीज़ में, आपको पता लग गया प्रेस से कि हाथ जल जाता है, आप दोबारा नहीं रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्शन बेस्ड। और आप बल्कि पेरेंट्स कितना बोलते रहे कि आप जल जाओगे जल जाओगे जल जाओगे, आप नहीं सीखोगे। लेकिन सीखोगे कब, जब आप खुद से 1 साल तक जब आपका खुद का हाथ जलेगा तब आपको अकल आएगी कि भैया इससे जल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर होती है, एक्शन बेस्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, एक्शन बेस्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर होती है। आप खुद से एक्शन कर करके इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं, लर्निंग थ्रू एक्शन, ठीक है। एक्शन के थ्रू लर्निंग यहाँ होती है, ठीक है। मसल्स मेमोरी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मसल्स को यूज़ करके जो आपकी मेमोरी बनती है, जो यादें आपके दिमाग में बनती है, जो आप चीज़ों को सीखते हैं, तो क्या हो गया, मसल्स मेमोरी। जैसे कि शेकिंग ऑफ रेटल, झुंझुने को बजा के जो आपका रेटल से आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये इनएक्टिव प्रेजेंटेशन है, यानी कि आप बर्थ से लेकर के 1 ईयर तक आप क्या करते हो, सिर्फ एक्शन से सीखते हो, ठीक है। एक्शन के थ्रू सीखते हो, अपने वही हो गया मेमोरी सेंस से आप इसमें सीखते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज इसके बाद है आइकॉनिक स्टेज। ये आती है आपकी 1 से लेकर के 6 ईयर तक, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो एक तरीके से स्कीमास डेवलप होती हैं यहाँ पे, ठीक है। स्कीमास डेवलप हो रही हैं, जो अगर हम पियाजे की थ्योरी में देखें तो उन्होंने स्कीमास बोला है, लेकिन उन्होंने स्कीमा वर्ड जो है यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर आप देखोगे कि आइकॉनिक स्टेज में क्या है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों की बुक्स में फ़ोटोग्राफ बहुत होती हैं, है ना, फ़ोटोग्राफ बहुत होती है, लेकिन हमारी बुक्स में फ़ोटोग्राफ नहीं होती। क्यों, क्योंकि हमारे ब्रेन में कोडिंग फिट हो गई है। हमें पता है एप्पल वो ऐसे लिख देंगे, एप्पल बना के नहीं दिखाएंगे। लेकिन छोटे बच्चों को एप्पल जो है बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एप्पल लिखा है तो साथ साथ में एप्पल की फ़ोटो लगेगी, तब उन्हें समझ में आएगा कि ये क्या है, ये एप्पल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है, जब इन्फॉर्मेशन जो है इमेज की फॉर्म में हमारे दिमाग में स्टोर होती है, ठीक है। तो हर चीज़ आपको सिखाने से पहले बेबी को आपको क्या होगा, उसकी इमेज दिखानी पड़ेगी, उसकी रियल ऑब्जेक्ट दिखाने का। आपको उससे बताना है कि ट्री किसे बोलते हैं, तो या तो ट्री की फोटो दिखानी पड़ेगी या ट्री के पास ले जाके उसे दिखाना पड़ेगा कि भैया ये ट्री है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर चीज़ उसके दिमाग में किस में कैसे स्टोर हो रही है, इमेज के फॉर्म में स्टोर हो रही है, ठीक है। डॉग हो गया, डॉग क्या है, सामने आया कोई डॉग, आपने उसे बोला कि डॉग है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, उसको डॉग बोल देगा। तो डॉग की इमेज जो है उसके दिमाग में स्टोर हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए छोटे बच्चों की जो बुक्स है उनमें हम इमेजेस के थ्रू ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि
उनके दिमाग में अभी कोड फिट नहीं हुआ है। जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है, कोडिंग है। हमारे दिमाग में वो लैंग्वेज जो है कोडिंग के रूप में फिट है। हमें पता है कि अगर डॉग बोल रहा है तो डॉग वो है जिसके 4 पैर हैं, ठीक है, वो वाला जो एनिमल होता है तो वो उसको हम डॉग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चों को आपको पहली बार उसको दिखाना पड़ेगा डॉग, उसका हो सकता है वो भूल जाए, फिर उसे दोबारा फिर वो याद आएगा उसे, उसको आपको याद कराना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है 1 to 6 ईयर में। इन्फॉर्मेशन इमेज की फॉर्म में दिमाग में स्टोर होती है, ठीक है। जैसे मॉडल्स एंड पिक्चर, चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, इन सब से हम उसको सिखाते हैं। तो ये आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग है, ठीक है, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहला इनएक्टिव चीज़ों को कर करके सीख रहा है, एक्टिव लर्निंग सीख रहा है, वो जो टच करेगा जलेगा, सेंसेस बोलेंगे कि भाई आप जल गए, दिमाग में इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी कि इसको छुआ तो जलोगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद दूसरा आइकॉनिक स्टेज हो गया। आइकॉनिक स्टेज में अगर आप वो कुछ सीख रहा है तो किसके थ्रू सिखाते हैं उसे, इमेजेस के थ्रू सीखेगा वो, ठीक है। उसे वो मिल्क लेके आया, उसे याद हो गया कि इसको क्या कहते हैं, मिल्क कहते हैं, तो अगली बार से उसे मिल्क कहने लगा, उसके दिमाग में इमेज आ गई, ठीक है। जब भी बोलेगा कि भाई मिल्क चाहिए उसे, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो मिल्क है ये, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है ये। इसके बाद थर्ड है सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये 7 ईयर से ऊपर होता है। अब देखो जब 7-8 साल से ऊपर बच्चे हो जाते हैं उनकी बुक्स में इमेजेस कम हो जाती है, वर्ड्स ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी वर्ड्स की इमेजेस उनके दिमाग में स्टोर होती हैं वो लगभग 6 साल तक हो जाती है सारी इमेजेस स्टोर। अब उन्हें हर चीज़ की इमेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर बुक में काव लिखा है तो उन्हें जरूरी नहीं है कि काव बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो वो काव समझ के भी उनके दिमाग में इमेज आ जाएगी कि अच्छा काव होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिम्बॉलिक स्टेज है। सिम्बॉलिक स्टेज एक तरह से हमारी लैंग्वेज हो गई, जो हमारी कोडिंग होती है, ठीक है। हमारे दिमाग में हर चीज़ की कोडिंग है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक कोडिंग ही तो है। हमारे देश में इस जिस एनिमल को गाय बोलते हैं, किसी दूसरे देश में उसकी कोडिंग क्या है, काऊ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी कोडिंग ही तो है, बस आपके दिमाग में इमेज बैठ गई है, ठीक है। किसी देश में कुछ और बोलते होंगे, जब आप वहाँ जाओगे तो वो आपको जब वो वर्ड बोलेगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो कोडिंग जो है वहाँ पे आपके दिमाग में नहीं है, ठीक है। चीज़ तो एक ही है तो वो गाय ही, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग कोडिंग्स है। हमें हमारी लैंग्वेज जो है वो एज अ कोडिंग बचपन से ही हम सीख जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, इसलिए हमें लैंग्वेज को समझने में आसानी होती है। किसी दूसरे देश की जाओगे आप, वहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं पता होगी तो उनकी कोडिंग आपने नहीं सीखी है बचपन से, तो आप वहाँ की लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे। तो लैंग्वेज कुछ नहीं है, लैंग्वेज क्या है, हमारी सिर्फ एक कोड्स हैं जो हमारे पूर्वजों ने हर चीज़ के लिए कुछ कोड्स बना लिया और बचपन से ही हमें उसकी ट्रेनिंग मिल जाती है, ठीक है। तो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द कोड एंड सिंबल, ठीक है। अब आपकी इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया कि भाई ये 4 पैरों वाला जो एनिमल है इसको हम काऊ बोलते हैं, ठीक है। अब ये काऊ जो है ये भी आपके ब्रेन में स्टोर हो गया। जब भी आप काऊ का वर्ड आएगी, लैंग्वेज आएगी काऊ, तो आपके दिमाग में वो काऊ की इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द कोड। इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर होती है, कोड के फॉर्म में, सिम्बल्स एंड लैंग्वेज, ठीक है। सिम्बल्स के फॉर्म में आपकी ब्रेन में स्टोर हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है लैंग्वेज, इसका एग्जाम्पल है यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बल्स भी। जैसे मान लो मैं अगर ये वाला बना रही हूँ डेंजर का सिंबल, ठीक है, इस तरीके का होता है ना, 2 खोपड़ी और नीचे कंकाल जैसे, ठीक है। तो डेंजर का सिंबल अगर मैंने बनाया है आपको तो आप समझ जाओगे यहाँ खतरा है, ठीक है। तो सिंबल भी क्या है, कोडिंग है, ठीक है। जैसे मैंने थम अप किया तो समझ जाओगे ऑल द बेस्ट बोल रहा है, थम नीचे की तरफ किया तो समझ जाओगे कि फुस बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब भी क्या है, हमारी एक कोडिंग ही है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी ये हमारी ब्रूनर की थ्योरी है। इसमें एक तो स्टेजेस आपको याद रखनी है और ये भी याद रखनी है कि ये पहले थ्योरिस्ट थे जिन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की इंपॉर्टेंस पे काम किया था, कि इंटरनल भी इंपॉर्टेंट है और एक्सटर्नल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरी थ्योरी थी हमारी ब्रूनर की थ्योरी। अब इसके बाद नेक्स्ट आए हमारा एल्बर्ट बैंड्रा की सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। इस समय तक ना बहुत डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था हमारे एचडी का, तो लोग जो है इस पे सब्जेक्ट आने शुरू हो गए थे। लोग बच्चों की परवरिश पे, चाइल्ड साइकोलॉजी पे बहुत काम करने लग गए थे। डिग्रीज इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी में आपकी निकलने लगी थी, काउंसलर की पोस्टें निकलने लगी थी, ठीक है। एज अ काउंसलर लोग अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट करने लगे थे। तो यहाँ से आपके बहुत सारे डेवलपमेंट आपके जो सब्जेक्ट है उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। इसके बाद आए थे एल्बर्ट बैंड्रा की सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। एल्बर्ट बैंड्रा की सोशल लर्निंग थ्योरी में इन्होंने क्या बोला था कि सोशल लर्निंग को, एक तो इन्होंने कुछ और टर्म्स भी हैं जैसे कि इमिटेशन लर्निंग भी बोला था इन्होंने। इमिटेशन लर्निंग मतलब जो हमारा डेवलपमेंट है और जो बिहेवियर है, ठीक है, बिहेवियर का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा कैसे होता है। तो एक तो इमिटेशन लर्निंग के थ्रू होता है। इमिटेशन मतलब नकल करके। आप कोई चीज़ पसंद करते हो, ठीक है, आपको मान लो कोई आपको टीचर बहुत पसंद है तो आप उस टीचर को क्या करोगे, उसकी मॉडलिंग करोगे, उसे एज अ मॉडल मान करके उसको इमिटेट करके आप उसको देख देख के क्या करोगे, आप चीज़ों को सीखोगे, ठीक है। तो नकल करके उसकी मॉडलिंग के थ्रू, मॉडलिंग मतलब किसी को एज अ मॉडल मान लेना कि वो हमारा मॉडल है। जैसे जनरली बहुत हम
अधिकतर अपने टीचर्स को अपना मॉडल मान लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग है आपकी इसमें। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी भी आप इसे बोलते हो, ठीक है। एल्बर्ट बेंडूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी या सोशल लर्निंग थ्योरी सेम ही है, ये आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। इसमें बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था एल्बर्ट बेंडूरा ने, ठीक है। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में क्या है, इनका मानना ही है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने बच्चों को एक मूवी दिखाई, ठीक है, जिसमें एक महिला बोबोडॉल की पिटाई कर रही थी, ठीक है। बोबोडॉल होती है, एक डॉल होती है एक तरह की। तो इन्हें मूवी दिखाई गई जिसमें पूरी मूवी में एक दो सीन ऐसे थे जिसमें उस बोबोडॉल की पिटाई हो रही थी, ठीक है। फिर उन्हें एक कमरे ऐसे रूम में ले जाया गया जहाँ उस तरह की बोबोडॉल रखी हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि बच्चों ने उसी तरीके से उनको पकड़ करके डॉल्स को मारना, पिटाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये देखने को मिला कि पूरी मूवी में बच्चों ने ये सीखा, ठीक है। तो बच्चे क्या होते हैं, चिल्ड्रन बिकम मोर सिलेक्टिव इन व्हाट दे इमिटेट। बच्चे बहुत सिलेक्टिव होते हैं कि वो क्या देखना चाहते हैं, क्या वो नकल करते हैं, ठीक है। हर चीज़ वो नकल नहीं करते, उन्हें कुछ ही चीज़ को वो अपने ब्रेन में रख के नकल करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्टिव होते हैं, वो हर चीज़ को वो इमिटेट नहीं करते, कुछ ही चीज़ें वो सीखते हैं। और ऐसा भी होता है कि आप पूरे दिन अच्छी बातें करो, बच्चे वो आपसे नहीं सीखने के, लेकिन अचानक आपके मुँह से कुछ ऐसा वर्ड निकल जाए जो क्या बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो बच्चे उसे हमेशा सीख लेंगे, ठीक है। तो ये भी है, बच्चे हमेशा सिलेक्टिव होते हैं, हर चीज़ नहीं सीखते हैं, कुछ ही चीज़ें वो सीखते हैं। और मैंने तो ये देखा है कि बच्चे हमेशा उल्टी चीज़ें ही सीखते हैं, सीधी तो कभी नहीं सीखेंगे, आप कितना भी सिखाते रहो उन्हें। लेकिन एक मिनट के लिए भी आपने कुछ ऐसा काम किया जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, वो बच्चे वही सीख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्होंने इसमें स्टेजेस दी थी। सबसे पहला है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्टिव और मोटिवेशन, ठीक है। ये हमारी लर्निंग की स्टेजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, हमें कुछ लर्निंग करनी है, तो हमारी लर्निंग कैसी होती है, किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई पे, कोई भी आप मान लो आपको कोई हेयर स्टाइल अच्छा लगा, तो हेयर स्टाइल क्या है, वो स्टिमुलाई है, ठीक है। आपने उस पर फोकस किया, आपने अटेंशन दी, ठीक है, फोकस हो गया आपका। तो इंगेज स्टिमुलाई फोकस, ठीक है, जो भी इंगेजिंग स्टिमुलाई फोकस, जो भी आपका स्टिमुलाई है उस पर आपने फोकस किया, ठीक है। रिटेंशन किया, फिर आपने वो हेयर स्टाइल अपने दिमाग में रखा, ठीक है। रिटेंशन किया, उसे रिटेन किया, अपने दिमाग में रखा, रिमेंबर किया, रिहर्स किया एंड रिकॉल किया, ठीक है। आपने याद किया उस रिटेंशन को, उस हेयर स्टाइल को रिहर्स किया और रिकॉल किया कि किस तरीके से आप वो हेयर स्टाइल बना सकते हो, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन में क्या है, कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन, ठीक है। आपने क्या किया, जो हेयर स्टाइल आपने देखा था, आपने घर आके वही हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की। तो कन्वर्टिंग द मेमोरी को कन्वर्ट किया किसमें, एक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, प्रैक्टिस एंड फीडिंग, ठीक है। तो ये इसके बाद नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, ये आपका रीइंफोर्समेंट ऑफ इमिटेटेड बिहेवियर, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है। तो मोटिवेशन में क्या है, हमने रीइंफोर्समेंट पढ़ाई था, उसमें ये बताया था कि अगर आपकी तारीफ कर दी गई हेयर स्टाइल की तो आप दोबारा उसे बनाओगे। अगर आपको इसके अलावा उस हेयर स्टाइल के लिए डांट पड़ गई कि आप बहुत बुरे लग रहे हो, जैसे जेठालाल को पड़ती रहती है उसके पापा से, उसने एक बार यूनिक हेयर स्टाइल बना दिया था, उसकी डांट पड़ी थी, ठीक है। तो ये क्या है, तब आपको डांट पड़ेगी, तो फिर आप उसके बाद दोबारा से पनिशमेंट मिल गई, आपको डांट पड़ गई, तो आप दोबारा से उसको नहीं करोगे। तो मोटिवेशन में अगर आपने आपको अच्छे मोटिवेट वो मिले, उसका रिव्यूज़ मिले, तो आप उसे दोबारा फॉलो करोगे, जो भी आपकी मेमोरी थी उसको दोबारा से एक्शन में लेके आओगे। अगर आपको अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिले तो आप उसे दोबारा से एक्शन में नहीं लाओगे, ठीक है। तो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ये 4 स्टेजेस आपकी ये हमारे एग्जाम में आ जाती हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद है नेक्स्ट है आपकी इकोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। इकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी थी, यूरी ब्रिनफेल्ड ब्रेनर ने दी थी, ठीक है। यूरी ब्रिनफेल्ड ब्रेनर ने हमारी इकोलॉजिकल थ्योरी दी थी, आसान सी थ्योरी है ये भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बताया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ठीक है। तो ग्रोथ इन्होंने क्या बोला था, ग्रोथ बोला था क्या होता है, ग्रोथ इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, मतलब मेरे अंदर की जो क्वालिटी है, मेरे डीएनए है, मेरे जीन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, मेरे ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट आपको पता ही है, डेवलपमेंट किससे होता है, इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से होता है। डेवलपमेंट में लैंग्वेज हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, सब हम किससे सीखते हैं, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके इन चीज़ों को सीखते हैं। तो यूरी ब्रिनफेल्ड के हिसाब से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं। ग्रोथ आपका इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। और आपका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या है, आपका इन्वायरमेंट इंटरेक्शन है डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये तो जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो ये दोनों चीज़ें, इन्होंने भी दोनों पे फोकस किया था, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, कोई भी बेबी, ठीक है, ये कोई बेबी है, ठीक है, ये जब भी पैदा हो रहा है उसके बाद से, जब वो जन्म लेने के बाद से वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो वो
किन के आसपास बड़ा होता है, वो एक ऐसे बड़ा होता है जैसे कि एक चिड़िया का घोंसला होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बर्ड का जो नेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक बेबी भी बिल्कुल वैसे ही पलता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट के स्ट्रक्चर में, ठीक है। इनका मानना ये था। तो ये देखोगे, अगर आप बेबी के जो सबसे पास की का है स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो सिस्टम, ठीक है। जो सबसे पास का सिस्टम है, माइक्रो सिस्टम में क्या आएगा, आपका इमीडिएट फैमिली आएगी, पेयर्स आएंगे, टीचर्स आईपीएस मतलब फ्रेंड्स उसके एज ग्रुप के, ठीक है। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद चाइल्ड, जो भी चीज़ें बच्चे के साथ सीधा इंटरेक्ट करती हैं वो क्या कहलाती है, माइक्रो सिस्टम। जैसे कि उसके खुद के इमीडिएट फैमिली, पापा मम्मी भाई बहन दादा दादी, ये सब क्या है, उसके इमीडिएट फैमिली हैं, ठीक है। उसके अलावा उसका टीचर उसे सीधे सीधे इंटरेक्ट करता है बच्चे से, ठीक है। तो पीयर्स उसके फ्रेंड्स हो गए, उसके नेबर पड़ोसी हो गए, तो ये सब क्या है, ये उसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं बेबी को, तो उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। टीचर एंड इमीडिएट फैमिली, ठीक है, चाइल्ड एंड इमीडिएट फैमिली, इसके अलावा और भी टीचर, ये सब भी हमारे किस में आएंगे, माइक्रो सिस्टम में आएंगे। इसके बाद दूसरा है मीजो सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद थोड़ी ऊपर की लेयर क्या है, मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या बताया जाता है, जो भी ये आपके इमीडिएट फैमिली के इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब इनको इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं इमीडिएट फैमिली के हम, तो ये आपस में जो कनेक्शन है, इनका बीच में आपस में जो कनेक्शन है, जैसा मान लो कोई बेबी है, ठीक है, उसकी मदर है, ठीक है, मदर और फादर, ठीक है, मदर और फादर, और साथ में स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल अगर किसी बच्चे के घर में होमवर्क उसकी मदर फादर अच्छे से कराते हैं तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, उसके स्कूल पे पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से वो वहाँ पे पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो ये दोनों, ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। अगर अच्छा होमवर्क और आप उसको जो भी कॉलेज स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से रिवाइज करा रहे हो घर में, तो बच्चे को क्या मिलेगा, उसका इंटरेक्शन, बच्चे को क्या मिलेगा, एक अच्छा, वो बेहतर सीखेगा। इसके विपरीत अगर जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके स्कूल में क्या चल रहा है, तो इससे बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो मीजो सिस्टम क्या है, मीजो सिस्टम माइक्रो सिस्टम के बीच का कनेक्शन है। जैसे फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स में आपके आसपास के जो फ्रेंड हैं उनके साथ आपके मम्मी पापा का रिलेशनशिप, आपका उनके मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप, ये सब क्या कहलाएगा, ये आपका कनेक्शन कहलाएगा माइक्रो सिस्टम के बीच में, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड लेयर है आपकी एक्सो सिस्टम, ठीक है, एक्सो सिस्टम। इसके बाद थर्ड है एक्सो सिस्टम की। एक्सो सिस्टम में आपके आते हैं इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट, जैसे कि वर्क प्लेस आपके पेरेंट्स का, ठीक है, जो भी इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट है, जो आप सीधे आप उसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहते लेकिन आपको ये इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अगर मान लो आपकी मदर की जॉब जो है वो ऐसी है कि वो सुबह जाती हैं 10 बजे और 2-3 बजे आ जाती हैं, तो वो बेबी को अच्छे से पाल सकती हैं, ठीक है, अच्छे से रेयर कर सकती हैं। इसके विपरीत अगर मदर की जॉब ऐसी है कि वो सुबह 7 बजे जा रही हैं, शाम को 7 बजे जा रही हैं, उसके बाद वो थक जाती हैं, इतना वो नहीं कर पाएंगी अपनी बेबी के लिए, तो इससे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं उस बेबी के डेवलपमेंट को, इससे क्या होगा, हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई हो सकती है, ठीक है, और उस परिवार के एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आपकी इस तरीके की जॉब है, ट्रांसफ़र बहुत होता है, आपको विजिट बहुत जानी पड़ती है, ट्रिप्स बहुत जानी पड़ती है, और ये हस्बैंड्स के लिए भी है। अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा ट्रिप्स में रहता है तो मदर फिर इस बात पर नाराज़ होंगी कि भाई मैं ही घर के सारे काम करती हूँ, आप घूमते रहते हो, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, जो इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट है ये हमारा एक्सो सिस्टम के अंदर आएगा। ये भी इनडायरेक्टली क्या करता है, बेबी को इफेक्ट करता है। जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो गया, मदर का वर्क प्लेस, फादर का वर्क प्लेस, या कोई ऐसी जॉब है कि उनका बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिप्स पे रहना पड़ता है, तो इसके चलते वो बेबी को इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। इनडायरेक्टली ये बेबी के ग्रोथ को क्या करेगा, डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। उसके बाद है मैक्रो सिस्टम, ठीक है, इसके ऊपर की लेयर को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम भी आपको इनडायरेक्टली करता है। ऐसा हमारा सोशल एंड कल्चर हमारा किस में आता है, मैक्रो सिस्टम में आता है, ठीक है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, वो हमारे पेरेंट्स उसको सीखे हुए हैं, वही हमें आगे वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये भी हमें क्या करता है, सीधे सीधे इफेक्ट डालता है। फिर नेक्स्ट लास्ट है आपका क्रोनो सिस्टम, ठीक है। क्रोनो सिस्टम क्या है, चेंज ओवर अ टाइम, मतलब कि एक पर्टिकुलर समय में बच्चे जो पैदा होते हैं उनका दूसरे समय में बच्चे पैदा हुए बच्चों से क्या अंतर होता है। जैसे कि अगर आप देखो तो आजकल मैं ये देख रही हूँ कि जब से कोविड आके चला गया, बच्चे क्लास नहीं आना चाहते, ठीक है, तो बिल्कुल उनको पसंद ही नहीं है क्लास आना। ऐसा लगता है कि क्लास आना ही नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल चाहते ही नहीं अब कॉलेज आना, क्लास आना। क्यों, क्योंकि एक जो कंटिन्यूटी थी, जो हम पिछले 20-25 साल से कंटिन्यूटी हमारी चल रही थी, वो चेंज हो गई, अब वो बदल गई। उनको 2-3 साल का गैप हो गया कि स्कूल बिल्कुल उनको जाना ही नहीं पड़ा, तो वो जाना ही नहीं चाहते स्कूल, ठीक है।
तो ये क्या है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे पले हुए बच्चे हैं, क्रोनो सिस्टम में चेंज ओवर टाइम, जो समय समय पर बदलाव आते रहते हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ठीक है। हम लोग क्या है, हमारे टाइम पे ऑनलाइन वगैरह नहीं थी, हम जो पढ़ते थे किताबों से पढ़ते थे, तो इसलिए थोड़ा पढ़ के भी उस समय इतना कॉम्पिटिशन भी नहीं था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ गया, तो आजकल के बच्चों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमारे ज़माने के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये क्या है, ये चेंज ओवर टाइम है, जो समय समय पर चेंजेस होते हैं, बदलाव जो आते हैं। तो ये किस में आएंगे, आपके चेंज ओवर टाइम में आएंगे। तो यही थी, इसको अरेंज करने में आ जाता है आपका इकोलॉजिकल थ्योरी में। इनका मानना ये था कि बेबी जो है अपने आसपास जो है इस तरह के चीज़ों के साथ डेवलप होता है, अपने इन्वायरमेंट में डेवलप होता है। इन्वायरमेंट क्या है, एक घोंसले की तरह है, एक नेस्ट की तरह है, जिसमें उसकी और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमें क्या करता है, बेबी को क्या करता है, इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये इनका मानना था ब्रुनफिल्ड ब्रुनर का, ठीक है। इसकी स्टेजेस आपको देखनी है। सबसे पहला वाला जो सबसे पास का इन्वायरमेंट है बेबी का, वो है आपका माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मीजो सिस्टम, तीसरा है एक्सो सिस्टम, फिर मैक्रो सिस्टम, इससे बाहर वाला क्रोनो सिस्टम, ठीक है। अरेंज करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारी इथियोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। इथियोलॉजिकल थ्योरी हमारी किसने दी थी, लॉरेंज ने दी थी। अभी कुछ टाइम पहले क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा था इथियोलॉजिकल थ्योरी किसने दी थी, तो उन्होंने बॉल्बे दे रखा था, लेकिन वो बॉल्बे ने नहीं दी है, वो लॉरेंज ने दी है। बॉल्बे ने इस थ्योरी को ह्यूमंस पे अप्लाई करके दिया था, ठीक है। लेकिन थ्योरी किसने दी थी, थ्योरी दी थी आपकी लॉरेंज ने, ठीक है। तो इथियोलॉजिकल थ्योरी हमारी दी थी लॉरेंज ने। अब लॉरेंज ने क्या किया था भाई, इन्होंने भी नया एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने तो और भी मज़ेदार एक्सपेरिमेंट किया था। ये हमारे एक तरीके से बायोलॉजी से रिलेटेड थे, बर्ड्स पे काम किया था इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, जो हमारी एक तरह की डक होती है इनके वहाँ, इनकी कंट्री में, तो उस डक के साथ इन्होंने क्या किया, उस डक के एग्स लिए, ठीक है। आधे एग्स इन्होंने क्या किया, जो मशीन होती है हैचिंग मशीन, उसमें उनको हैच कराया, ठीक है, उसमें उनके बेबी निकलवाए, और बाकी आधे जो एग थे उनसे डक को ही दे दिया। वो डक ने ही उनको सेक करके, जो हैच करके जो बेबी निकलता है, उन्होंने अपने नेचुरल प्रोसेस से बेबी किया, ठीक है। तो ये क्या है, इससे क्या हुआ, जब लॉरेंस ने ये देखा कि जब बेबी इनका हो रहा था, ठीक है, जब बर्ड्स निकल के आ रही थी एग में से, जब एग में से और डक्स जो है वो निकल के आ रही थी, तो जिन डक्स के सामने वो उनकी मदर थी, ठीक है, वो डक्स जो है अपनी मदर के साथ ही रहते थे, उनके पीछे पीछे घूमते थे, ठीक है। और बाकी जो मशीन के थ्रू जो डक्स हुई थी, मशीन के थ्रू जो डक के बेबी आए थे, जो एग जो है हमारे एग में से बेबी निकले थे, उनके सामने लॉरेंज खड़े थे, ठीक है। तो जैसे ही वो डक्स निकली, ठीक है, जो छोटे बेबी निकले उन एग में से, जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने लॉरेंज को देखा, ठीक है। लॉरेंज को देखा तो उनको क्या लगा, उनके दिमाग में क्या सेट हो गया कि लॉरेंज ही उनकी मदर है। तो वो जो है वो किसके पीछे पीछे घूमते थे, वो लॉरेंज के पीछे पीछे घूमते थे। जैसे आपने देखा होगा, डक, एक बड़ी मदर डक जाती है, उसके पीछे पीछे सारे उसके बेबी घूमते हैं, ठीक है। पानी में आपने देखा होगा, मदर डक के पीछे पीछे सारे उसके बेबी लाइन बना के घूमते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो वाली डक थी, उसके पीछे तो वाले बच्चे घूमते थे, सेम उसी के सारे एग थे, ठीक है। आधे आधे एग इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, आधे एग को उन्हीं को दे दिया था, एग को ही डक को, कि वो अपना उनमें से बेबी निकाले। और आगे आधे एग को मशीन्स आती हैं इनकी डक्स की, जो एग से बेबी निकालने का काम करती हैं, तो आधे एग का उन्होंने निकाला था, ठीक है, मशीन के थ्रू निकाला। तो जो मशीन वाले थे उनके सामने ये खड़े थे, और जो डक थी, डक से जो बेबी निकले, वो उन्होंने सबसे पहले डक को देखा, तो वो बेबी डक के पीछे पीछे घूमते थे। और जो लॉरेंज वाले जो बेबी बर्ड्स, वो डक निकली थी एग से, वो लॉरेंज के पीछे पीछे घूमते थे। अब इस समय को उन्होंने क्या बोला, क्रिटिकल पीरियड, ठीक है। क्या बोला, सेंसिटिव पीरियड या क्रिटिकल पीरियड, उस वर्ड दिया उन्होंने बोला, जब भी कोई एनिमल, ठीक है, जब भी कोई बर्ड एनिमल सबसे पहले जिस भी मूवेबल जन्म लेते ही, जब वो जन्म लेते ही आँख खोलता है, अपनी आइज़ को ओपन करता है, तो जिस भी मूवेबल चीज़ को वो देखता है, मूवेबल चीज़ मतलब कोई लिविंग थिंग हो गई, जिंदा हो गई, जिंदी चीज़ जो भी है, जिसको भी वो देखेगा वो उसको ही अपनी मदर मानने लगता है, उससे वो अटैच हो जाता है। इसी को बोलते हैं सेंसिटिव पीरियड, ठीक है। क्रिटिकल पीरियड है सेंसिटिव पीरियड। तो इथियोलॉजिकल थ्योरी हमारी लॉरेंस दी थी, उन्होंने यही बोला था। इसीलिए जो है आपने देखा होगा, कोई भी एनिमल होता है उसके पीछे बच्चे उसके साथ साथ घूमते रहते हैं, क्योंकि जब भी वो जन्म लेते हैं बच्चे, तो सबसे पहले वो अपनी मदर को ही देखते हैं, तो वो उसको बोलते हैं ये आपके अटैच। और ये सेंसिटिव पीरियड है, इसमें उस बेबी को जो भी मिलेगा, हमारे नहीं एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है। हमारे वहाँ तो हम ये चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बेबी जन्म लेते ही अपनी मदर के पीछे पीछे नहीं घूम सकते, लेकिन जो हमारे बर्ड्स हो गए
या एनिमल्स हो गए, इनके बेबी जो है जन्म लेने के कुछ घंटे बाद ही अपनी मदर के साथ साथ घूमना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा ये थियोलॉजिकल थ्योरी इन्होंने दी थी। इन्होंने बताया था कि एक क्रिटिकल पीरियड होता है, उस क्रिटिकल पीरियड में, सेंसिटिव पीरियड में, जो भी उस बच्चे के सामने मूवेबल चीज़ होगी, वो बच्चा, एनिमल का बच्चा, ठीक है, वो हमारा जो बेबी है, एनिमल बेबी या बर्ड्स का बेबी है, वो उसे ही अपनी मदर मानने लगेगा। तो ये लॉरेंज की थ्योरी थी। इन्होंने इसको इम्प्रिंटिंग बोला। क्या बोला? इम्प्रिंटिंग, इसको छाप बोलते हैं हिंदी में। इम्प्रिंटिंग का मतलब ये बच्चा क्या हो जाएगा, उसके प्रति इम्प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रिंटिंग हो जाएगा, वो उसको ही अपना सब कुछ मानने लगेगा, और ये उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि मेरी मदर है और यही मुझे क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी। इसीलिए बच्चे जो है हम अपनी मदर के पीछे पीछे घूमते हैं। ठीक है, तो इसको उन्होंने बोला इम्प्रिंटिंग, लॉरेंज ने। अब बॉल्बे ने क्या किया था, बॉल्बे ने इसी थ्योरी को, जो लॉरेंज ने की थी, इसी को ह्यूमंस के बच्चों पे अप्लाई करने की कोशिश इन्होंने की थी, बॉल्बे ने। ठीक है, अब बॉल्बे ने क्या बताया था, बॉल्बे ने बताया था कि बच्चे में सबसे पहले क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि एकदम से अटैचमेंट नहीं बनता है बेबी में। जो हमारे ह्यूमन बेबी है वो जब जन्म लेता है तो जो भी उसकी केयर टेकर है, जो मदर हो सकती है, मदर प्रेजेंट नहीं है तो उसके घर में जो भी उसका ध्यान रखता है छोटे बच्चे का जन्म लेते ही, तो जो भी उसकी जो केयर टेकर मदर फिगर है या केयर टेकर है, वो उसका जितना ध्यान रखेगी, धीरे 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 उसका पहले उस इंडिविजुअल से क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और यही बॉन्ड आगे जाकर के किस में डेवलप होता है, अटैचमेंट में डेवलप होता है। ठीक है, फिर अटैचमेंट आपका बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एकदम से नहीं बनता है। जब आप अच्छे से केयर करोगे, और कभी कभार तो ये बनता ही नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है, अगर आपका मदर या कोई भी मदर फिगर है वो आपको अच्छे से केयर ही नहीं करती, तो ये कभी अटैचमेंट उसका बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अटैचमेंट है आपका। तो पहले क्या आपका बना, बॉन्डिंग बनी, बॉन्डिंग के बाद क्या बनी, अटैचमेंट बना। ठीक है, अब इन्होंने जो बॉल्बे ने 4 फीचर्स दिए थे, यूनिक फीचर अटैचमेंट के। ठीक है, यूनिक फीचर अटैचमेंट के दिए थे। इन्होंने बोला था एक तो प्रॉक्सिमिटी मेंटेनेंस। ठीक है, एक तो अटैचमेंट में आप देखोगे प्रॉक्सिमिटी मेंटेनेंस, आपने देखा होगा बेबी मदर के साथ रहना चाहता है। बेबी हमेशा चाहता है कि वो अपनी मदर के साथ ही रहे। ठीक है, अपने ही परिवार के लोगों के साथ वो चिपका रहता है। ठीक है, तो ज़्यादातर तो प्रॉक्सिमिटी को मेंटेन करता करे। ठीक है, तो ये अटैचमेंट का एक वो मान सकते हो आप, सिम्टम्स जैसा। ठीक है, दूसरा है सेफ हेवन। सेफ हेवन का मतलब क्या है, जब बेबी एक्सप्लोर कर रहा है, मतलब आपने देखा होगा बच्चे बहुत शैतान होते हैं, कभी इस कोने में भागे, कभी उधर देखा, कभी प्लग में हाथ मार दिया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, वो हर चीज़ को, उनके अंदर ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वो हर चीज़ को देखना चाहते हैं कि है क्या। ठीक है, तो उसके चलते जब वो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो वो अपनी मदर को क्या लेते हैं, मदर को एज अ सेफ हेवन लेते हैं। उन्हें पता है मैं कुछ भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ, अगर मुझे डर लगेगा तो मेरी मम्मी है, मैं भाग के मम्मी के पास पहुँच जाऊँगा। इसी को हम सिक्योर बेस भी कह सकते हो आप। ठीक है, सेफ हेवन, सिक्योर बेस एक ही बात है। एक्सप्लोरेशन के दौरान खतरा लगने पे मदर के पास आ जाता है। आपने देखा होगा एकदम से बच्चे किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं, भाग के अपनी मम्मी के पास आ जाते हैं, तो क्यों, मम्मी को एज अ सेफ हेवन वो मानते हैं। ठीक है, फिर है सिक्योर बेस। सिक्योर बेस क्या है, फिगर ऑफ अटैचमेंट एज एंकर पॉइंट ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट। सेम ही बातें हैं ये। सेफ हेवन और सिक्योर बेस मतलब ये मदर को क्या लेते हैं, एज ए एंकर पॉइंट लेते हैं कि अगर इनको एक्सप्लोरेशन के समय कोई भी डैमेज होगा या कोई भी खतरा दिखाई देगा तो इनकी मम्मी जो है वो उन्हें आकर के बचा लेंगी। तो जिनको ऐसा लगता है कि उनकी मम्मियों पे उनको विश्वास नहीं होता, सिक्योर, वो अपने मदर को एज ए सिक्योर बेस नहीं लेते, जिनकी मम्मियों ने उनको केयर नहीं करती, मारती पीटती है, ये आपको मैं तब बता रही हूँ जब 1 साल तक का बच्चा है। ठीक है, तो बचपन में उनको केयर नहीं की जाती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो वो अपनी मदर को एक्सप्लोर के लिए वो एज अ सेफ हेवन नहीं लेता, बल्कि ये लोग इस तरह के बच्चे एक्सप्लोर ही नहीं करते। ये कम से कम चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि इनमें डर रहता है कि हमें चोट हो सकती है, हम किसी तरीके से हार्म हो जाएंगे, तो हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो जो बच्चे सिक्योरली अटैच होते हैं वो अपनी मदर को क्या लेते हैं, एज अ एंकर पॉइंट, यानी कि एक्सप्लोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट की तरह लेते हैं। ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट क्या लेते हैं, एंकर पॉइंट की तरह लेते हैं कि वो उन्हें बचाने आ जाएंगे जब भी उन्हें ज़रूरत होगा। और सेपरेशन डिस्ट्रेस। ठीक है, जैसे सेपरेशन डिस्ट्रेस का मतलब यह है, आपने देखा होगा अपनी प्रॉक्सिमिटी मेंटेनेंस और सेपरेशन डिस्ट्रेस एक ही जैसा है। आप उस बच्चे को अपने पास, आप किसी मदर से उसके बच्चा ले लो थोड़ी देर के लिए, बच्चा रोने लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपनी मदर से दूर नहीं होना चाहता। सेपरेशन डिस्ट्रेस वो दिखाई देता है कि दूर होने पे वो रोता है बच्चा। ठीक है, और प्रॉक्सिमिटी मेंटेनेंस में क्या है, वो हमेशा अपनी मदर के पास ही रहना चाहता है। ठीक है, अब इसमें स्टेजेस दी थी बॉल्बे ने, 4 स्टेजेस दिए इन्होंने। एक है प्री अटैचमेंट फेज, दूसरा है अटैचमेंट इन मेकिंग फेज, क्लियर कॉट अटैचमेंट फेज और फॉर्मेशन ऑफ रिसिप्रोकल रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहला है प्री अटैचमेंट फेज।
प्री अटैचमेंट फेज, ये आपका बर्थ से लेकर के 2 मंथ तक होता है, ठीक है। प्री अटैचमेंट फेज आपका कब आएगा? बर्थ से लेकर के 2 मंथ तक, ठीक है। ये आपका आएगा 2 मंथ से लेकर के 8 मंथ तक होगा अटैचमेंट, ठीक है। प्री अटैचमेंट फेज मतलब आप ही देखोगे कि 2 महीने तक बच्चे को कुछ पता नहीं होता, कोई भी उसे गोद में ले ले वो रोएगा भी नहीं, कि अगर उसे रोना होगा तो अपनी मदर के पास भी रोता रहेगा, और नहीं रोना होगा तो किसी के भी कोई भी उसे गोद लेगा, सबकी गोद में चला जाता है, ठीक है। तो वो कोई भी उसे कैरी कर सकता है बेबी को, क्योंकि प्री अटैचमेंट फेज है, अभी उसका किसी से भी अटैचमेंट देखने को नहीं मिला है। सभी को देख के वो स्माइल भी कर देता है, क्यों? क्योंकि इस स्टेज में क्या पाई जाती है? अनसोशल स्माइल पाई जाती है। अनसोशल स्माइल का मतलब क्या है? बच्चा अभी किसी बिना किसी को जाने पहचाने स्माइल कर देता है, ठीक है। अभी किसी को नहीं पहचानता, तो अनसोशल स्माइल पाई जाती है प्री अटैचमेंट फेज में। दूसरा है अटैचमेंट इन मेकिंग, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ बच्चा हर किसी के साथ नहीं कूल होता, ठीक है। वो क्या करते हैं, किसी अपनी मदर के साथ ही या जो भी उसकी फैमिली मेम्बर है उनके साथ वो अटैचमेंट बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये आपका है 2 मंथ से लेकर के 8 मंथ तक का पीरियड, ठीक है। अटैचमेंट इन मेकिंग, धीरे धीरे अटैचमेंट आपका बन रहा है। फिर है 8 मंथ से लेके 18 मंथ तक का बच्चा, क्लियर कट अटैचमेंट है। इसमें तो उसे पता है बस मुझे अपनी मम्मी के पास ही रहना है, अब मुझे वॉशरूम भी नहीं जाने देने का, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका क्लियर कट अटैचमेंट है, जिसमें उसे सिर्फ हर समय अपने जो भी उनका एंकर पॉइंट है, मदर हो गई या कोई भी फैमिली मेम्बर होगा, बस उन्हीं के पास रहना है उसने बच्चों ने, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे बच्चे को, आप अगर इस बच्चे को उसकी मदर से आप ले लेते हो तो वो तुरंत रोना शुरू कर देगा, वो अपनी मदर के पास ही जाके मानेगा, ठीक है, क्योंकि क्लियर कट अटैचमेंट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। 8 मंथ से 18 मंथ तक ही होता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ रिसिप्रोकल रिलेशनशिप, मतलब 18 मंथ से लेकर 2 ईयर तक होता है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ बच्चे जो है सिंबल्स और जो सिंबल समझने लगते हैं, और लैंग्वेज भी जो है उनकी इंप्रूव होने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ तो बच्चा बिल्कुल आपको कहीं जाने ही नहीं देगा, बिल्कुल आपके साथ ही लगा रहेगा, पर यहाँ थोड़ा थोड़ा वो समझने लगता है कि चलो मम्मी गई हैं तो मेरे लिए ही दूध लेने गई होंगी और मुझे ला करके मिल्क वो देंगी, ठीक है। तो इस तरीके की एक जो दोस्ती वाला व्यवहार होता है वो बनने लगता है आपका फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये आपके अटैचमेंट के कुछ फेजेज हैं, प्री अटैचमेंट, अटैचमेंट इन मेकिंग, क्लियर कट अटैचमेंट और रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आपकी बॉल्बे की अटैचमेंट थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वैसे ये थ्योरीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन मैंने कम से कम वर्ड्स में शॉर्टकट में इन थ्योरीज को कंप्लीट करने की कोशिश की है, ताकि ज़्यादा मेन आपको याद रहे, क्योंकि आपका एग्जाम अगस्त में होता है, तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। फिर है एंसवर्थ की स्ट्रेट सिचुएशन, ठीक है। ये भी बॉल्बे के ही वर्क को इन्होंने एक्सटेंड किया था, ठीक है। बॉल्बे के वर्क को एक्सटेंड किया था। ये इन्होंने क्या किया था, कुछ बच्चे सेलेक्ट किए थे, कुछ बहुत सारे बच्चे लिए थे, कुछ नहीं काफ़ी सारे बच्चे लिए थे उन्होंने, बहुत सारे, शायद 1000 के आसपास के जो इन्फेंट्स थे अपने एरिया के, उन इन्फेंट्स को लिया था। ये वीकली इन्होंने टाइम बना रखा था, ये वीकली उन इन्फेंट्स के घर जाते थे, और अब पता नहीं मेल थी या फीमेल थी, तो ये उनके घर जाया करती थी, और वहाँ जा कर के ये वहाँ जाकर के क्या करती थी, घर जाकर के ये उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, उनके पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन, मदर को ऑब्जर्व किया करती थी कि वो किस तरीके से अपने बेबीज़ को ट्रीट कर रही है और किस तरीके से उनका पालन पोषण कर रही है, ठीक है। तो ये काम इन्होंने किया था। उसके बाद ये जा करके इन्होंने एक स्ट्रेंज सिचुएशन करके एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उन बच्चों को पूरे नोट्स बनाए, हर किसी पेरेंट्स का, ये देखा कि कौन किस तरीके से अपने बच्चे के साथ डील करता है, ट्रीट करता है। तो उसके बाद उन्होंने पूरे नोट्स बनाने के बाद एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इन सभी बच्चों को अपने स्कूल में, एक ऐसे स्कूल में बुलाया, नर्सरी स्कूल जो छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं, उन स्कूल में उन बच्चों को बुलाया गया, जहाँ पे उन्हें एक ट्रेनर भी थी, वो ट्रेनर भी उनके साथ बच्चों के लिए थी। तो इन बच्चों को उन मदर के साथ इन्होंने अपने स्कूल में इनवाइट किया, ठीक है। तो जब बच्चे स्कूल आए, ठीक है, तो इन्होंने उन बच्चों में कुछ बिहेवियर देखे। तो मोटे मोटे 3 तरीके के बिहेवियर इन्होंने देखे, जिसमें से पहला बिहेवियर तो ये था, जैसे ही मदर अंदर आई, उन प्ले रूम में आई, उन बच्चों ने मदर को किस किया, प्यार किया, और मज़े से वो अपना खेलने में लग गए। 1-2 बार उन्होंने अपनी मम्मी की तरफ देखा, और जब वो मम्मी स्माइल किया और फिर से अपने खेल में लग गए। और जब वो मम्मी बाहर गई तो वहाँ पे उनके साथ वो भी था, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट भी थी जो ट्रेनी थी। तो वो बच्चे उस ट्रेनी के साथ ही खेलते भी रहे, और एक आध बार उन मम्मी को देख करके थोड़ा ना देख करके अपने रूम में डिसअपॉइंट से हुए, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर खेल में खेल लगे रहे, ठीक है। फिर इनकी मदर जब आई तो उन्होंने फिर भाग के गए, अपनी मम्मी को किस किया और मज़े से आके अपना फिर से खेलना शुरू कर दिया। तो एक तरीके के बच्चे ये थे, ठीक है। दूसरे बच्चे वो थे जिन्होंने क्या किया,
बस नर्सरी स्कूल में आए तो उन्होंने आने के बाद अपनी मम्मी को बिल्कुल नहीं छोड़ा। उन्हें बिल्कुल स्ट्रेंज सिचुएशन में वो डरे रहे, अपनी मम्मी से चिपके रहे, रोते रहे और अपनी मम्मी को कहते रहे घर चलो घर चलो, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने और जब मम्मी को बाहर भेजा गया तो उन्होंने मम्मी को बाहर भी नहीं जाने दिया और बहुत रोए मम्मी के जाने के बाद। जब मम्मी वापस आई तो फिर मम्मी से चिपक गया, मम्मी को छोड़ा ही नहीं उन्होंने, मतलब उन्होंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, बस वो मम्मी के साथ ही लगे रहे, ठीक है। और थर्ड वाले बच्चे ऐसे थे जो जैसे ही मम्मी के साथ अंदर आए, मम्मी का हाथ छोड़ा और अपना खेल में लग गए। और मम्मी जब बाहर गई तब उन्होंने ना मम्मी की तरफ देखा, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मम्मी गई या आए। और जब मम्मी वापस आई तो मम्मी ने उनको पकड़ के थोड़ा सा किस करने की कोशिश की तो उन्होंने मम्मी को झटका और अपना खेल में लग गए, ठीक है। तो इस तरीके से मोटे मोटे इन्होंने 3 तरह के पेरेंट्स जो हैं कैटेगरीज बना ली बच्चों का। जो बिहेवियर जो ना जितने भी बच्चे थे उन सब ने जब बिहेवियर दिखाया तो उन्हें इन्हीं 3 कैटेगरी में उन बिहेवियर को डाला गया, इन्हीं 3 कैटेगरी में लगभग बच्चों ने बिहेवियर दिखाया। तो बॉल्बे ने ये देखा कि जिन बच्चों ने पहले वाले बच्चे थे कि मम्मी को किस किया, अपना मज़े से खेले और जब मम्मी चली गई थोड़े से डिसअपॉइंट हुए लेकिन फिर मज़े से खेलने में लग गए, ठीक है। वो उनकी जो मदर थी वो उन्हें बहुत प्यार से रखती थी, ठीक है। सिक्योरली अटैच चिल्ड्रन उन बच्चों को दिया गया। ये वो मदर थी जो क्या बच्चों को सही टाइम पे फीड कराना, सही टाइम पे उनकी नैपी चेंज करना, उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी टाइम रखना, बच्चों को बहुत प्यार से पालना। तो ये वो वाले बच्चे थे। तो इनको पता था कि मम्मी भले ही मुझे दिखाई नहीं दे रही लेकिन फिर भी मम्मी जो है अगर मुझे ज़रूरत होगी डर होगी तो वो मम्मी एकदम से आ जाएंगी अगर मैं किसी भी तरीके से नुकसान में होगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी मम्मी से क्या था, सिक्योरली अटैच थे। इन्हें क्या था, अपनी मम्मी पर विश्वास था कि मम्मी आएंगी और आकर के मुझे प्यार करेंगी, ठीक है। मम्मी आएंगी, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो आ जाएंगी, अभी यहीं के आसपास गई होंगी। तो ये सिक्योरली अटैच चिल्ड्रन थे, ठीक है, जो अपनी मम्मी से सिक्योरली अटैच थे, जिन्हें अपनी मम्मी पर विश्वास था, ठीक है। फिर जो दूसरे वाले थे इनसिक्योर अवॉइडेंट चिल्ड्रन, अनरिस्पॉन्सिव पेरेंट्स, ठीक है। इनसिक्योर एम्बिवेलेंट चिल्ड्रन, ठीक है। इनसिक्योर अवॉइडेंट चिल्ड्रन थे, अनरिस्पॉन्सिव चिल्ड्रन थे जिनकी जो मम्मी थी वो उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती थी। वो नैपी में उन्हें भूख लग रही है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, नैपी में गीली है तो उनकी मम्मियाँ उनको इतना ध्यान नहीं रखती थी। तो ये वो वाले बच्चे थे जो बिल्कुल मम्मी को जाने ही नहीं दे रहे थे, चिपक गए थे मम्मी से, ठीक है। क्योंकि उन्हें अपनी मम्मी पर विश्वास ही नहीं था कि भैया पता नहीं ये कभी रहें या ना रहें, ठीक है, हमें छोड़ के भी जा सकती हैं, ठीक है। थर्ड वाले चिल्ड्रन बच्चे कौन से थे? इनसिक्योर एम्बिवेलेंट चिल्ड्रन थे। ये इनकन्सिस्टेंसी, जब मदर का मन किया, ठीक है, तब तो उन्हें प्यार कर दिया, ठीक है। जब मदर का मन किया तब प्यार कर दिया, जब मदर का मन किया तब फीड करा दिया, भले ही रोते रहें बाद में, वो मन नहीं है तो नहीं कराएंगी, ठीक है। नैपी मन की तो चेंज कर दिया, नहीं तो पड़े हैं गीले में। तो इनकन्सिस्टेंसी थी पेरेंटिंग में, कुछ फिक्स नहीं था कि भैया अच्छी हैं मम्मी या फिर बुरी हैं, ठीक है। तो इनकन्सिस्टेंसी पेरेंटिंग में थी। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ मदर, जब चाइल्ड क्राई व्हेन मदर लीव, जब मदर गई तो बच्चा रोया, ठीक है। और जब वापस आई तब वो कंफर्टेबल भी नहीं हुआ, उन्हें पसंद नहीं आया उनको बच्चों मदर को वापस आना, मतलब जाते समय तो रोया लेकिन जब वो मदर वापस आई तब भी वो कंफर्टेबल नहीं था कि क्यों आ गई, ठीक है। तो ये भी पेरेंट्स भी क्या है, बच्चे भी क्या है, वो इनकन्सिस्टेंट है कि बाहर आई क्यों है, सचा चली गई थी, जाने देते, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इनसिक्योर वाले पेरेंट्स थे जो बच्चों को अच्छे से नहीं पालते थे, ठीक है। इनसिक्योर ऑर्गेनाइज पेरेंट्स, ठीक है, ये वो थे जो बच्चों को बहुत मारते पीटते थे, एब्यूसिव थे, बाहर में जाओ बच्चे हमारे बला से। तो वो भी, ये भी वही थे। तो ये वाले बच्चे थे लास्ट में बस हाथ झटका और मम्मी के साथ अपने खेल में लग गया, मम्मी की तरफ देखा ही नहीं, ठीक है। ये वो लास्ट वाले बच्चे थे, ठीक है। जब वो क्या दिखा रहे थे अपने बिहेवियर से, ये दिखा रहे थे कि जब हमें आपकी ज़रूरत थी, आप हमारे लिए नहीं थे, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आप जहाँ चाहो जैसे चाहो वहाँ जा सकते हो, ठीक है। ताकि अगर मैं और उनको वो बच्चे ये भी अपने बिहेवियर से दिखाए थे कि अगर हम आपसे अटैचमेंट बना लेंगे तो आगे तो आपका तो कुछ नहीं है, आप फिर से हमारा हार्ट जो है वो तोड़ दोगे, ठीक है। हार्ट ब्रोकन हमारा ही होना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एंसवर्थ की स्ट्रेंथ सिचुएशन थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी जो फेवरेट थ्योरी हैं, एक तो एंसवर्थ और एरिक्सन, दो थ्योरी मेरी फेवरेट थ्योरी है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियलिटी के पास है, समझ में आया। तो एंसवर्थ की थी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कोलबर्ग की, ठीक है। कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी, इनकी भी एक स्टोरी है, इन्होंने अलग अलग एज के बच्चे इकट्ठे करे, उन बच्चों को एक कहानी सुनाई, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा अलग अलग एज के बच्चों से कि उनके रिस्पॉन्स क्या हैं। तो इन्होंने ही देखा और उन्हीं रिस्पॉन्स के हिसाब से इन्होंने कैटेगरीज डिवाइड की, कब बच्चों का कितना मॉरल डेवलपमेंट होता है। तो इन्होंने देखा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति ने क्या किया, उसकी वाइफ जो है उसको कैंसर है, ठीक है, और वो मरने वाली है। उसके लिए एक मेडिसिन अवेलेबल है जो एक ही शॉप पे मिलती है,
पर वो शॉपकीपर जो है वो गया, जब उसके पास पैसे नहीं है जिसे मेडिसिन लेनी है, जिसकी वाइफ मरने वाली है क्योंकि उन्हें कैंसर है। तो जब वो शॉपकीपर के पास गया तो शॉपकीपर ने उसको क्या बोला कि भाई पैसे दो, नहीं तो हम मेडिसिन नहीं देंगे। उसने बहुत बोला कि नहीं, आप प्लीज़ मुझे मेडिसिन दे दो, मैं आपको पेमेंट जो है वो बाद में कर दूंगा, नहीं तो मेरी वाइफ की जो है वो डेथ हो जाएगी। पर शॉपकीपर ने नहीं दिया। तो जब शॉपकीपर ने नहीं दिया तो इससे क्या हुआ, उसने वो उस मेडिसिन की चोरी कर ली। अब ये स्टोरी जब बताई गई तो इस स्टोरी में अलग अलग बच्चों ने अलग अलग रिस्पॉन्स दिया कि उन्होंने क्या ठीक किया, क्या उसने ठीक किया या फिर गलत किया। तो इस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने क्या किया, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, कन्वेंशनल मॉरलिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, 3 तरह की स्टेजेस इन्होंने बताई बच्चों की मॉरल डेवलपमेंट की। ठीक है, इसमें से सबसे पहला है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। ठीक है, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी हमारा क्या है, इसको आप प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी हमारी किस पे बेस्ड होती है कॉन्सिक्वेंसेस पे। ठीक है, बिहेवियर ऑन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर। अगर आपको आपके बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड मिल गया तो उसका मतलब क्या है, आपने वो बिहेवियर जो है वो आपका अच्छा है। और अगर आपको जो रिवॉर्ड नहीं मिला, आपको पनिशमेंट मिली, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी तो वो बिहेवियर ख़राब है, और अगर आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो वो बिहेवियर अच्छा है। मतलब जो भी बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, आप बच्चे ने कोई काम किया, पेरेंट्स ने उसको ताली बजा दी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो उसके लिए वो काम अच्छा हो गया, और अगर पेरेंट्स ने उसकी डांट लगा दी तो वो काम उसके लिए बुरा हो गया। तो इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। ठीक है, जो कॉन्सिक्वेंसेस के बेस में होता है। इसमें अभी सोसाइटल रूल्स की वो कोई बात नहीं कर रहा, बस उसे क्या है, सिर्फ पेरेंट्स से जो भी उसको पनिशमेंट या रिवॉर्ड मिल रहा है, पेरेंट्स हो गए या टीचर हो गए, जिससे भी मिल रहा है। ठीक है, तो वो प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी है। इसके अंदर हमारी 2 स्टेजेस है, एक है आपकी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और सेकंड है आपका इंस्ट्रूमेंटलिज्म। ठीक है, चलो ये वाली थ्योरी मैं कल करा दूंगी, बस 5 मिनट की और बचा है ये, लेकिन क्योंकि मुझे देर हो रही है, कॉलेज जाना है, तो इस पर हम कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।